Assalamualaikum. क्या हाल है बेटा आप लोगों के? Hope you guys are doing well. Welcome to Physics First. Also, once again, we are in the class and we are in our 15th day of workshop. तो आज की वर्कशॉप हमारे पास प्योरली डेडिकेटेड है हमारे लास्ट कंपोनेंट विच इज एमसीक्यूज. ठीक है बेटा. Apart from that, I have switched off the chat box. You can ask whatever the questions you have at the end of the class. बस क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लिएगा अपने पास ताकि आप एट द एंड ऑफ द क्लास सवाल पूछ सकें. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. वी हैव अ पेपर ऑफ May June 2025 P11 कैम्ब्रिज ओ लेवल्स. 1 आवर का पेपर है. 40 क्वेश्चंस हैं. सारे आंसर करने हैं बेटा. एंड इन तमाम आंसर्स को आपने सॉफ्ट पेंसिल से मार्क करना है बबल शीट पे, जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको. ठीक है बेटा. आई विल शो यू हाउ. एंड दिस पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स. 20 पेजेस है. मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो. अगर ऐसा कोई है तो पहली फुर्सत में आपको इन्विजिलेट को इन्फॉर्म करना है. Now, beta, we are starting this paper at 8:05. Let's start. Which quantity has both magnitude and direction and is a scalar और वेक्टर क्वांटिटी? तो कौन सी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है? ठीक है बेटा. एंड क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो बेटा क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मास की बात डायरेक्शन नहीं होती, वेट के बाद डायरेक्शन होती है. ठीक है बेटा. और वेट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी. इन दैट वे डी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, speed time graph for the part of the journey is shown for 10 seconds. Speed time graph given है बेटा. So what is the distance bicycle travels in 10 seconds? तो बेटा speed time graph जब distance निकालना हो तो हम कौन सा concept लगाते हैं? We apply the concept of area under the graph. And this looks like the shape of trapezium. ठीक है बेटा. तो distance हो जाएगा half sum of parallel sides into height. तो बेटा पैरेलल साइड एक ये है और एक पैरेलल साइड हमारे पास ये है, यानी हाफ. एक है P1 जो कि 1 के बराबर है और P2 जो कि 4 के बराबर है. एंड ये है हमारे पास बेटा हाइट जो कि 10 के बराबर है. ऑल द यूनिट्स आर SI यूनिट्स. सो लेट्स सॉल्व. क्या आंसर आता है हमारे पास? लेट्स सी. ओके. सो ये हमारे पास आ रहा है 0.5. हाफ की जगह लिख दिया. 1 + 4 5 हो जाएगा एंड 10. We're getting an answer of 25 meters. That means हमारा आंसर है B. Which statement explains why heavy coin falls through short distance? Short distance का मतलब है कि बेटा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी. ठीक है बेटा. शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है इट वोंट बी एबल टू अचीव टर्मिनल वेलोसिटी टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड डज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी. चलो खुद भी बता दिया. तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास फुलफिल करेगा. कॉइन हैज नॉट हिट द ग्राउंड. शॉर्ट हाइट है तो फॉर श्योर वो एक वक्त ग्राउंड को हिट कर जाएगा. वेट ऑफ द कॉइन इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस. बेटा तब तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है. उसने बोला है वेट ऑफ द कॉइन इंक्रीजेस. बेटा वेट इंक्रीज नहीं कर सकता. ठीक है बेटा. And weight of the coin is always more than air resistance. Yes, it can be possible कि coin क्योंकि metal का होता है उसका weight हमेशा air resistance से ज्यादा होगा. That is why terminal velocity achieve नहीं हो पा रही है. तो 3D. 4. Diagram shows load extension graph for the spring. What is the name given to point X on the graph? तो बेटा पॉइंट एक्स हमारे पास लोड एक्सटेंशन ग्राफ में वो फाइनल पॉइंट जहां तक आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है ये कहलाता है बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Some students measure mass and volume of differently sized sample of a type of wood. बेटा अगर टाइप ऑफ द वुड सेम है, सेम वुड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटा इसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी. सही बेटा. अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम. सो मास हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. तो बेटा अगर डेंसिटी कांस्टेंट है
तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बिल्डअप होकर आ रहा है? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है बेटा। एंड जब दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन फॉलो करती हैं तो बेटा हमारे पास ग्राफ क्या होता है? फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। इन दैट वे हमारे पास आंसर होना चाहिए डी। ठीक है बेटा। दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व एमसीक्यू नंबर 5। आगे, diagram shows a section of a roller coaster ride that is a circle arranged vertically. ठीक है बेटा, वर्टिकल सर्किल इस तरह। डायग्राम द ट्रक मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। which arrow shows the direction of resultant force। तो resultant force या centripetal force हमेशा कहाँ पर होती है? towards the center of the circle। ये center of the circle है तो ये towards the center of the circle act कर रही होगी। अब क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द यूनिट फॉर मोमेंटम? मोमेंटम के दो यूनिट है, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। ये आंसर है। ठीक है बेटा। इन अ सेफ्टी टेस्ट कार कोलाइड्स विद अ कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है। द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द कार इज 14,000 न्यूटन सेकंड। सही है बेटा। तो इम्पल्स हमारे पास किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। ठीक है बेटा। द कोलिजन लास्ट फॉर 70 मिली सेकेंड। माइंड दैट ये मिली का मतलब क्या है? एक्सपोनेंट -3। प्रीफिक्सेस माइंड में रखिएगा जो यूनिट 1 में हमने पढ़ा है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार? तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है डेल्टा पी अपॉन टी। तो इम्पल्स हमें 14,000 पता है और टाइम क्या है बेटा? 70 एक्सपोनेंट -3। 14,000 डिवाइड बाय 70 एक्सपोनेंट -3। ओके, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास हाउ मच? 200,000 आ रहा है। ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 200,000 न्यूटन। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास ऑप्शन सी आंसर हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड टू एक्सेलरेट टू द राइट। ओके, राइटवर्ड फोर्स जो है ना वो एक्सेलरेशन करवा रही है। ठीक है बेटा। डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। विच फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस? किस फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें टू कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी? तो एज आई टोल्ड यू हमारे पास राइटवर्ड फोर्स एक्सेलरेशन करवा रही है तो राइटवर्ड फोर्स ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवाएगी। ठीक है बेटा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन की फोर्स होती है उसी डायरेक्शन की आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी करवाने वाली फोर्स, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी वाला वर्क डन चाहिए जो कि करवा रहा है हमारे पास टुवर्ड राइट वाली फोर्स, तो बेटा बोले किस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें वर्क डन टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी आ जाए? तो हम क्या बोलेंगे? पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट जो फोर्स है। सही बेटा। तो 9 का हमारा सी आंसर हो गया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट पी का मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट क्यू के मुकाबले में। ठीक है बेटा। तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है बेटा। बोल रहे हैं विच रो इज करेक्ट? तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैटर किसका होगा बेटा? पी का, क्योंकि पी का मास ज्यादा है। और बेटा जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो इनर्शिया ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ क्यू। सही बेटा। तो ग्रेटर चेंज टू रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन, ये इनर्शिया ही तो है बेटा। ग्रेटर चेंज टू रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन, ये इनर्शिया ही है। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो हमारे पास पी का मास ज्यादा है तो पी का इनर्शिया भी ज्यादा हो। ठीक है बेटा। अब मेरी बात बहुत गौर से सुने। अक्सर बेशतर, बल्कि अक्सर बेशतर क्या हर साल पेपर्स में बच्चे पैनिक में आ जाते हैं और उस पैनिक में आने की वजह से बच्चा क्या एक गलती करता है? जो उसने पेपर किया है उस पेपर के सारे आंसर्स इसी तरह मार्क करता है जिस तरह अभी तक मैंने मार्क किए हैं। एंड एंड में एक बबल शीट आपको मिलती है, शुरू में ही मिलती है
लेकिन एंड में बच्चा उस बबल शीट के अंदर आंसर्स को फिल इन करता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप 1 घंटे का पेपर है या आईजीसीएसई वालों के लिए 45 मिनट्स का पेपर है, और आप पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने बबल शीट को फिल नहीं किया, और एंड में जब 5 मिनट बचे हैं आपके पास, तो आप बबल शीट फिल इन करना शुरू होते हो, और यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो इन्विजिलेटर आके आपसे पेपर छीन लेता है और आप बोलते हो यार सर इतना अच्छा पेपर किया था और हम अपने आंसर मार्क नहीं कर पाए, तो दैट इज अ ब्लंडर। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर चुके हैं, मैं पहले कर चुका हूं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, तो मैंने इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और वो क्या है बेटा, अपने पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1 to 10, 10 to 11 to 20, 21 till 30, and 31 till 40. Once you are done with 1 till 10 MCQs, go directly to the bubble sheet and ink them out. सही बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर जो ऑप्शन है वो मैं एक जगह पे कॉपी कर रहा हूं। डू आई हैव पेन? मे बी नॉट। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, DBD, ये बेटा एंड में मैंने आप लोगों की बबल शीट डाली हुई है। वैसे आईजीसीएसई ओ लेवल्स वालों के लिए ये ओ लेवल्स वालों या आईजीसीएसई वालों के लिए ये हमारे पास स्क्वायर होते हैं, बट इससे काम चलाते हैं, तो DBD मैंने 2 को 3 को मार्क कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास और एमसीक्यूज कौन से हैं जो हमने मार्क कर लिए हैं अभी? BBDAC, 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 एंड और मजीद जो हम लोगों ने मार्क किए हैं, सॉरी, सी। ठीक है बेटा, दो इट विल टेक अ मिनट और टू, लेकिन आपका जो काम है वो सिक्योर होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ये मार्किंग आपने ऐसी पेंसिल से करनी है जो कि एचबी पेंसिल हो। ठीक है बेटा, और बहुत ज्यादा डार्क नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा लाइट नहीं करिएगा, इतना डार्क भी ना करें कि आप मिटाने की कोशिश करें और वो इतिहास के पन्नों में रकम हो जाए, ठीक है, हिस्ट्री बन जाए, वो मिट ही ना पाए। और इतना भी लाइट नहीं करिएगा कि एग्जामिनर को माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़े कि कहाँ बच्चे ने शेड किया है। ठीक है, तो ये साथ साथ आपने करना है, मैंने आपको इसे बता दिया। अब आप हाथ के हाथ अपने साथ ये कॉपी करना शुरू कर दिएगा, इंक आउट करना शुरू कर दिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास। 10-10 का सेट बना लें, 5-5 का सेट बना लें, 20-20 का सेट बना लें, ज्यादा बेटर है 10-10। नाउ बेटा, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। बिल्डर लीव्स टू आइडेंटिकल हैवी स्टोन टाइल्स। बेटा आइडेंटिकल बोला है तो दोनों का वेट बराबर होगा। ठीक है बेटा, रेस्टिंग ऑन सॉफ्ट अर्थ, वन इज वर्टिकल वन इज हॉरिजॉन्टल। तो बेटा जैसा मैंने बोला, जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका है, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स वर्टिकल टाइल starts to sink into the soft earth. The horizontal one has not started sinking, क्योंकि horizontal का बेटा एरिया ज्यादा है ना विथ कांटेक्ट, तो इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये सिंक कर रहा है। ठीक है बेटा, और इसका हमारे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो ये नॉट सिंकिंग। ठीक है बेटा, तो दिस इज द रीजन। अब क्या बोल रहा है, विच रो कंपेयर फोर्सेस एंड प्रेशर। तो जैसा मैंने बताया, फोर्सेस तो दोनों की सेम है, सेम आइडेंटिकल टाइल हैं तो इनका सेम वेट होगा, सेम फोर्स, बट द प्रेशर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉन्टेक्ट एरिया विद द ग्राउंड। ना बेटा, अब हमारे पास 4 बीकर्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, एंड बोले विच पॉइंट द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट। तो वी नो दैट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स, हमारे पास ये फॉर्मूला है, एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड में हमारे पास सेम लिक्विड है तो बेटा डेंसिटी सेम है। ठीक है, ग्रेविटी सेम होगी क्योंकि सब अर्थ पे हो रहा है,
एंड हमारे पास जो फैक्टर है वो ये होगा. तो वी हैव टू लुक एट विच कंटेनर हैज द मैक्सिमम डेप्थ. ठीक है. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एरिया ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, कहीं पे भी फॉर्मूला में आपको नहीं दिख रहा है. तो बेटा डेप्थ देखनी है, नॉट हाइट. गलती नहीं करिएगा, डेप्थ देखनी है. तो डेप्थ हमारे पास यहाँ पर है ये. यहाँ पे तो डेप्थ है ही 0, बिल्कुल टॉप पर है. यहाँ पे डेप्थ ये, यहाँ पे डेप्थ ये. तो सबसे ज्यादा डेप्थ कहाँ पर है हमारे पास? सी पर. तो जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर. सी इज हैविंग द ग्रेटेस्ट प्रेशर. Strength of a force between particles of solid determines how much solid expand when heated. Which statement about these forces is correct? इन स्टेटमेंट के बारे में, इन फोर्सेस के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, फोर्सेस ऑफ सॉलिड आर सो स्ट्रॉन्ग. Forces of solids, sorry, the forces are strong, so solids expand less than liquid and gases. हाँ, सही बात है. Solid expand least. ठीक है बेटा. Forces on solid are strong, so solid expand more. No beta, that's wrong. Forces are weak, wrong. Forces are weak, wrong. ठीक है. तो एक एमसीक्यू आपको 4 रीजन देता है वाई, 3 रीजन देता है वाई द आंसर इज रॉन्ग, वाई द बी सी डी आर रॉन्ग, एंड एक रीजन आपको देता है हाउ ए इज करेक्ट. तो एक एमसीक्यू आपको 4 पर्सपेक्टिव दे रहा होता है. Air is heated in a sealed container with constant volume. Why does the air pressure increase when the temperature increase? Okay बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं. एंड जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है. ये टाइमलाइन है हमारे पास. ठीक है बेटा. सो व्हाई डज एयर प्रेशर इंक्रीज? तो एयर प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है हमारे पास? एयर मॉलिक्यूल एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, उनके दरमियान की स्पेसेस चेंज होती हैं जब उनको हीट या कूल किया गया जाता है. एयर मॉलिक्यूल बाउंस ऑफ ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली. नो, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर को फोकस करें. एयर मॉलिक्यूल बाउंस ऑफ मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यस. एंड एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. बेटा सील्ड कंटेनर है, एयर मॉलिक्यूल इंक्रीज कैसे हो जाएंगे? Now beta, question 15. Determine how specific capacity of a metal by carrying out an experiment. हमें specific capacity find out करनी है. अच्छा जी, तो बेटा C बराबर होता है E over m delta theta. बेटा the apparatus is available. ठीक है. Now here I want to give you a reference that in our regular batches हम लोगों ने एक concept पढ़ा था, और इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, और इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था इफ आई एम यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटर, तो बेटा मैं एनर्जी की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? पावर इनटू टाइम. ठीक है बेटा. तो एनर्जी की जगह पावर इनटू टाइम, और एम डेल्टा थीटा ऐसे ही रहेगा. सही बेटा. अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं? लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हमें दिखाया हुआ है. बोल रहा है कौन से ऑपरेटर्स स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक कैपेसिटी. तो देखो बेटा, P हमारे पास है, तो एग्जामिनर इस्तेमाल करेगा हीटर ऑफ 50 वॉट. ठीक है. T हमारे पास है, टाइम, एग्जामिनर स्टॉप वॉच इस्तेमाल करेगा. इसके अलावा मैथ है, एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मैथ मेजर करेगा. डेल्टा थीटा है, एग्जामिनर थर्मोमीटर से इनिशियल फाइनल टेम्परेचर लेके उसका डिफरेंस लेगा. यानी वी आर यूजिंग 1 3 4 5. 1 3 4 5, A is our correct answer. ठीक है बेटा. That is how we solved MCQ number 15. Okay. When a liquid evaporates, molecule escape from its surface. कौन से molecule escape करते हैं बेटा? High energetic molecule. Which molecule escape? तो बेटा more energetic molecule. And what happens to the average kinetic energy of molecules remaining in the liquid? तो when high energetic molecule leave the surface of the liquid, leaves lesser energetic यानी cold molecule behind. तो कौन से मॉलिक्यूल पीछे रह गए? जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है, जो कोल्ड है. ठीक है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मैंने आपको बताया टेम्परेचर से होता है. सही बेटा. तो इस तरीके से हमारे पास आंसर होगा सी.
Sample of water in a beaker at a temperature T. Surface area A. Electric fan blows across the top of the beaker with a speed V. Which values of temperature, cross-sectional area, volume, speed of water evaporate most rapidly? कौन सी चीजें वाटर को मैक्सिमम एवोपरेट करवाएंगी? तो बेटा हमने पढ़ा है एवोपरेशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा, किससे? एरिया से, टेम्परेचर से, स्पीड से। तो हमें सब ज्यादा चाहिए। अगर हम चाहते हैं एवोपरेशन का रेट ज्यादा हो, बिगर एरिया, ग्रेटर टेम्परेचर, ग्रेटर स्पीड ऑफ द एयर। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एयर क्या है बेटा? 5। मैक्सिमम एरिया क्या है? 70। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? 38। दैट मींस आंसर इज सी। थर्मल एनर्जी passes quickly from hot region to cold region in metals. तो बेटा मेटल्स में क्या स्पेशल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Why metals are good conductors of thermal energy? Electrons in the metal vibrate. बेटा इलेक्ट्रॉन तो सही बात की है, लेकिन वाइब्रेट इलेक्ट्रॉन नहीं करता। आइटम का काम है वाइब्रेट करना। इलेक्ट्रॉन मूव क्विकली इन हॉट रीजन्स टू कोल्ड रीजन्स। सही बात है बेटा, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन का डिस्कशन ही नहीं आना चाहिए। एंड स्मॉल आयंस इन द मेटल मूव क्विकली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन थ्रू स्पेसेस इन मेटल लेटिस। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आयंस क्या है? अनक्लियर्ड बात है बहुत। सही बेटा, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, व्हिच डायग्राम शोज लाइट स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टिंग? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बी। नाउ दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, एंड दिस इज अ रिपीटेड वन। तो गौर से सुनिएगा इस सवाल को। एंड कह रहे हैं शू शॉप पुट्स मिरर ऑन वॉल so customer can look at their shoes. The length of the mirror is 50 centimeter. Customer has eyes 150 centimeter above the ground. The bottom of the mirror is at height h above the ground. सही है बेटा। What is the smallest value of h that allows customer to see image of his shoe in the mirror? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। मैं सबसे पहले पता है क्या कर रहा हूँ? मैं इस डायग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। हिस्सा नंबर 1 ये हो गया, हिस्सा नंबर 2 हमारे पास ये हो गया, एंड हिस्सा नंबर 3 हमारे पास ये हो गया, ठीक है बेटा। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये हमारे पास 50 है तो ये भी हमारे पास 50 है, ये भी हमारे पास 50 है, तीनों की हमारे पास 50 सेंटीमीटर्स की वर्किंग हमने दिखा दी, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज आवर मिरर, ठीक है। एंड अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवाता हुआ आपको चलूं, तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक अगर मैं शू से रे ऑफ लाइट लेकर आता हूं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिरर पे स्ट्राइक करवाता हूं, तो वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर इस की आंख में जाएगी और ये इस तरह अपने शू देख पाएगा। ना बेटा ये वो पॉइंट है जहां पर रे ऑफ लाइट टकरा रही है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परफेक्टली वैलिडेट कर रही है। ये देखो रफली टू एन आई दिख रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है बेटा। सो ये वो पॉइंट है जो वैलिडेट करवा रहा है। तो बेटा इस पॉइंट पर जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो ऊपर वाला हमारे पास रीजन ऑफ द मिरर तो बेकार है, क्यों इसे इतना ऊपर रखा हुआ है? अगर हमें इस पॉइंट पर रखना है और यहां से रिफ्लेक्शन होगी, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मिरर को मूव किया इस तरह, ठीक है बेटा। सो अगर मिरर को मैंने इस तरह मूव कर दिया कि बिल्कुल एज ऑफ द मिरर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो बेटा अब हमारे पास ये लेंथ कितनी बची? दिस लेंथ विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाट? नाउ 25, ठीक है बेटा। ये 25 सेंटीमीटर मिरर नीचे आ गया, तो हाइट बिलो द मिरर अब 25 बच रही है। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 25, ठीक है बेटा।
एक मरतबा जल्दी से क्विक रिकॉल कर रहा हूं मैं आपको कि क्या किया है। सबसे पहले बेटा मैंने इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया, 50 सेंटीमीटर ईच। सही है। उसके बाद मैंने बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिरर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करवाई ताकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिडेट रहें। उसके बाद मैंने मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल इस तरह के रिफ्लेक्शन एट द एज ऑफ द मिरर हो रही है। ठीक है बेटा। और हमसे पूछा गया है क्या हाइट होगी बिलो द मिरर टिल द ग्राउंड, तो वो 25 सेंटीमीटर आ रही है। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस एमसीक्यू। Which description of dull black is correct? Dull black बेटा गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर होता है, बैड रिफ्लेक्टर होता है। गुड एमिटर सही है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर नहीं होता, पुअर रिफ्लेक्टर होता है, पुअर रिफ्लेक्टर होता है। दैट मीन हमारे पास आंसर सी है। ओके, रेज ऑफ लाइट from a ray box passes through 3 lenses at position 1 2 3। अच्छा अब देखें, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटा इन रेज ऑफ लाइट को जाना था यूं, ठीक है। तो ये देखें क्या हो रहा है, ये फोकस हो गई, करीब आ गई। देख रहे हैं, इनको जाना था यूं, ये करीब आ गई। करीब आ गई हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ज कर रही हैं, करीब आ रही हैं। ठीक है। नाउ अब इनको देखो बेटा, इन रेज ऑफ लाइट को जाना था यूं, ये भी करीब आ रही हैं। ठीक है, जाना था यूं, चले गई यूं, करीब करीब आ रही हैं एक दूसरे के। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे पास, कन्वर्ज। और लास्ट, ये रेज ऑफ लाइट को अगर मैं देखूं बेटा, इनको जाना था यूं, यानी ये मिल रही थी बट ये दूर दूर हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डाइवर्ज। ठीक है बेटा। दैट मीन्स हमारे पास पोजीशन 1 इज अ कन्वर्जिंग लेंस, पोजीशन 2 इज अ कन्वर्जिंग लेंस, पोजीशन 3 इज अ डाइवर्जिंग लेंस। बी आंसर है हमारा। ठीक है बेटा। अच्छा, साथ के साथ अपने करेक्ट आंसर्स को बबल शीट पे इंक आउट करते रहिएगा यूजिंग पेंसिल। स्विमर स्विमिंग पूल is lit by underwater light. The ray of light is incident on the surface of the water. Which path of the ray of light is correct? ओके बेटा, तो अगर ये हमारे पास इंसिडेंट रे है तो एक ही सेंसिबल पाथ दिखाई दे रहा है, सी। ठीक है बेटा, क्योंकि लाइट की रे यू जाएगी नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूरत से ज्यादा इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, लाइट की रे यूं जाएगी नहीं, ये कोई मिरर थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है। एंड लाइट की रे जब ग्लास वाटर से एयर में जाएगी तो स्पीड अप होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये नॉर्मल के करीब आ रही है, इसलिए बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है जिसकी वजह से लाइट ये वाला पाथ कैरी कर रही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 24, when a converging lens is used as a magnifying glass, what is the nature of image? बेटा जो मैग्नीफाइंग ग्लास इमेज बनाता है वो होती है मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड अपराइट। अब देख लो बेटा प्रॉपर्टीज, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, अपराइट होगी। डी आंसर है। Sound wave consists of compression and rarefaction. Which type of sound wave? Sound wave बेटा longitudinal होती है। And how does the pressure in rarefaction compare with the pressure in compression? Compression में pressure high होता है, rarefaction में pressure कम होता है। तो pressure in rarefaction क्या होगा बेटा, smaller. Answer is A. What happens to the sound when note gets louder? बेटा loudness का ताल्लुक हमारे पास amplitude से होता है। If the sound gets louder, its amplitude increases. ठीक है बेटा। तो 26 A। दिस इज एन इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। देखिएगा, पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम अ सेंसर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेंसर बाय अ क्रैक इन अ पीस ऑफ मेटल एंड बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है बेटा, तो एक मर्तबा पल्स रिफ्लेक्ट हो रही है कहां से, क्रैक से। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम।
एक मर्तबा पल्स रिफ्लेक्ट हो रही है कहां से बेटा? क्रैक से। और एक मर्तबा पल्स रिफ्लेक्ट हो रही है कहां से बेटा? बॉटम से। ठीक है बेटा। आप क्या बोल रहे हैं बेटा? द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्रैक रिसीव्ड बैक एट द सेंसर टेक्स दिस मच टाइम। तो बेटा क्रैक से जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1.0 इंटू 10⁻⁻⁵ ठीक है। एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम सरफेस इज रिसीव्ड बैक इन दिस मच टाइम। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 1.5 x⁻⁵ लग रहे हैं। ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दिस। What is the distance x between the crack and the bottom of the metal? बेटा पहले एक काम करो, पहले आप एक काम करो और वो ये कि एको का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बैक हो रही है, एको हो रही है, v इक्वल टू 2d अपॉन टी। तो d क्या हो जाएगा बेटा? vt अपॉन 2। अब एक मर्तबा सिनेरियो क्रैक के लिए लगाओ। तो क्रैक के लिए हम क्या करेंगे बेटा? d हो जाएगा vt अपॉन 2। v है 1500, t है बेटा 1.0 x⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2। सही है बेटा। Where is the calculator? ये 1500 multiply 1 exponent minus 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास क्या? 0.0075। सही बेटा। नाउ ओ, स्पीड की वैल्यू गलत डाली है, 5200 होगा। 5200 सही है बेटा। वैल्यू आ रही है 0.026। ठीक है। अब बॉटम की बात करो। बॉटम के लिए हमने वापस फॉर्मूला लगाया है, डी इक्वल टू वी टी अपॉन 2। 5200 स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट -5 टाइम है, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 5200 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 2। आंसर वी आर गेटिंग इज 0.039। तो अब जरा गौर से सुनो बेटा, ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाला है कितना? 0.039 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाला है कितना? 0.026 मीटर। उसे चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 0.039 में से 0.026 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0.013 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है, दैट मीन्स ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, आई टोल्ड यू, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिक एको का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। बस दो मरतबा में डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एक्स। आगे 12 वोल्ट की बैटरी है, connected to a resistor of resistance 100 ohms. How much charge pass through in 30 minutes? अच्छा जी। तो पहले एक काम करो, करंट निकालो। I इक्वल टू वी ओवर आर। वी है 12, आर है 100, तो 0.12 एम्पियर आ गया आपके पास करंट। देन Q इक्वल टू आई टी। करंट है बेटा 0.12 और टाइम है 30 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, 216, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा बेटा? 220। सो आवर आंसर इज बी, 28 बी। Circuit consists of a resistor connected to a positive terminal and a negative terminal of the power supply, which describe conventional current and direction of flow of free electron। यानी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात होगी। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर इज सी। The graph shows how the resistance of the thermistor varies with temperature. Thermistor is at a temperature of 10 degrees
अच्छा भाई, देखते हैं 10 डिग्रीज पे क्या वर्किंग है हमारी। 10 डिग्रीज पे हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर क्या होगी? 80। ठीक है, and is connected in series with a fixed resistor of resistance 20 ohms। तो बेटा अगर फिक्स रेजिस्टर और थर्मिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी रेजिस्टेंस है 80 ohms, इसकी रेजिस्टेंस है 10 ohms, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 20 प्लस 80, 100 ohms। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बोथ? 100 ohms। ठीक है बेटा, लेट्स मूव अहेड। Each resistor in the circuit shown is of 6 ohms। याद करो, मैंने आपको चोर तरीकाकार बताया था, जब पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टर्स गिवन हो तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। तो 6 डिवाइड बाय 2, इस पूरे का आंसर 3 ohms आएगा। नाउ 6 ohm एंड 3 ohms आर इन सीरीज। ठीक है बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6 प्लस 3, 9 ohms। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 9 ohms। ठीक है बेटा, इफ यू वांट द ट्रेडिशनल मेथड तो बेटा आप यहाँ पे प्रोडक्ट ओवर सम लगाओ। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6 प्लस 6, तब भी आंसर वही आएगा, 3 ohms। ठीक है, तो एमसीक्यूज में टाइम बचाओ। ऑल्टरनेटिंग करंट generators is connected to an oscilloscope. Diagram shows the trace produced on the oscilloscope screen. Okay beta, what are the possible angles at which the plane of the coil and the magnetic field direction at time t1 t2 and t3? तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रही है, ईएमएफ आ रही है 0, और 0 ईएमएफ पता है कब आती है? जब कॉइल क्या हो? वर्टिकल, यानी 90 डिग्रीज। तो इस पोजीशन को मैं 90 डिग्रीज कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अगर ये पोजीशन 90 डिग्रीज है तो ये पोजीशन हमारे पास क्या होगी? 180 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ये पोजीशन क्या होगी? प्लस 90 डिग्रीज, 270 डिग्रीज। और ये पोजीशन क्या होगी? प्लस 90 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, विच इज द एंड ऑफ वन वेव बट द स्टार्ट ऑफ द अदर वेव। तो मैं इसे 0 डिग्रीज भी कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने फिर दोबारा बताना है, गौर से सुनो। मैंने बोला बेटा 0.1 हमारे पास 0 ईएमएफ रखता है, और 0 ईएमएफ कब होती है? जब कॉइल वर्टिकल होता है। वर्टिकल मींस 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने 90 डिग्री लिखा। अब मैं क्वार्टर वेव कवर कर रहा हूं, तो प्लस 90 और होगा तो ये 180 हो जाएगा, देन प्लस 90 और होगा 270 हो जाएगा, देन प्लस 90 और होगा 360, which is the angle at which the first wave completed and the second wave starts। तो सेकंड वेव के लिए मैं इसे 0 डिग्री भी कह सकता हूँ। ना बेटा, पोजीशन 1 पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। पोजीशन 2 पे एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री। पोजीशन 3 पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो सी इज आर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A beam of alpha particle traveling vertically downwards in a magnetic field between the two poles। अच्छा जी, बीटा पार्टिकल है, सॉरी। Beta particle experiences force due to magnetic field। What is the direction of force on beta particle when it enters the magnetic field? तो बेटा बीटा पार्टिकल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है। लेट मी शो यू हाउ टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, सो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह दिखाऊं, लेट मी जूम इन। ओके, तो भाई फर्स्ट फिंगर इज टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, सही है बेटा। सेकंड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसे? यू, सही है भाई, छोटा वाला कैमरा नहीं देखो। ठीक है, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ, सेकंड फिंगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन में जा रही है, और मेरा जो थंब है वो कहां जा रहा है बेटा? इन द आईपैड। ठीक है बेटा, थंब इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इनटू द पेपर। ठीक है बेटा, तो थंब हमारे पास इनटू द पेपर मूव कर रहा है, यानी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगी? इनटू द पेज। ठीक है बेटा, सो या 33C। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर connected between a power station and long distance electricity transmission।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा? आउटपुट पे वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल बढ़ा देता है, बट करंट एट सेकेंडरी कॉइल को कम कर देता है, और यही हमारे काम की चीज है। क्यों बेटा काम की चीज है? समझाता हूं, सुनो। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो जब आपने करंट रिड्यूस किया ना, तो पावर लॉस बाय द फैक्टर ऑफ स्क्वायर रिड्यूस होती है। सही है बेटा? अगर आपने करंट हाफ किया, पावर लॉस क्वार्टर हो जाएगी। करंट आपने क्वार्टर किया, पावर लॉस 1/16 हो जाएगी। करंट आपने 16 गुना कम किया, पावर लॉस 64 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, करंट आप सॉरी 256 टाइम कम हो जाएगी, 16 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? सो दैट इज हाउ। तो पर्पस क्या है? टू डिक्रीज द करंट इन द केबल। एंड ट्रांसफॉर्मर काम ही सिर्फ और सिर्फ एसी में करता है, डीसी में काम नहीं करता। बी इज आवर करेक्ट आंसर। ईच डायग्राम शो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, विच डायग्राम शोज आइसोटोप। तो बेटा देखो, ग्रे कलर से हमें दिखाए हुए हैं प्रोटॉन। सही है? तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोटॉन्स है, एंड यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोटॉन है। तो आइसोटोप कौन से हुए? 1 and 4, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम है। बी। Radioactive isotope, radioactive nucleus X decays to another radioactive nucleus. After a number of decades, the stable nucleus Q is produced. Okay बेटा, तो X हमारे पास नंबर ऑफ डीकेज के बाद Q बना है। ठीक है बेटा? प्रोटॉन नंबर ऑफ X इज इक्वल टू दैट ऑफ Q, यानी Q और X का प्रोटॉन नंबर बराबर है। ठीक है बेटा? न्यूक्लियन नंबर ऑफ X इज 4 मोर देन Q। तो बेटा X का न्यूक्लियन नंबर Q के मुकाबले में 4 ज्यादा है, तो Q का न्यूक्लियन नंबर X के मुकाबले में 4 कम है। ठीक है बेटा? विच रेडिएशन आर एमिटेड टू प्रोड्यूस Q? बेटा देखो, हमारे पास 2 रेडिएशन है जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। गैमा तो कोई चेंज प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर में करवाती नहीं है। अल्फा और बीटा। बेटा बीटा कांट डू दिस, ये अल्फा का काम है। तो जब अल्फा एमिट होता है तो क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ठीक है बेटा? तो ये काम जो आप देख रहे हैं, ये किसने करवाया है? अल्फा ने करवाया। जब अल्फा निकला तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हुआ बाय 2 एंड न्यूक्लियन डिक्रीज बाय 4। ठीक है बेटा? लेकिन उसने बोला है दोनों का न्यूक्लियन नंबर हमारे पास क्या है बेटा? प्रोटॉन नंबर बराबर है। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होगा? एक बीटा निकला तो यहाँ पे -1 आया, सॉरी +1 आया। तो जब बीटा एमिट होता है तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1। एक और बीटा निकला हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक और +1 आया। यानी ये जो हमारे पास चेंज आया था ना, ये कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हैं? तो बेटा हमारे पास ऑल टुगेदर एक अल्फा निकला, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हुआ बाय 2। लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम रहना चाहिए था, तो 2 बीटा और निकलेंगे जो +1 +1 करके प्रोटॉन नंबर के चेंज को बैलेंस कर देंगे। सही है बेटा? यानी वी हैव 1 अल्फा एंड 2 बीटास। डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the graph shows results of the experiment to measure the count rate of the radioactive source. बेटा initial count 1000 है। What is the half life? Okay. तो अगर इनिशियल काउंट 1000 है तो 1000 का हाफ क्या होगा? 500। तो बेटा 500 से मैंने देखा क्या ग्राफ की वैल्यू आ रही है, विच इज 60 मिनट्स। ठीक है बेटा? तो हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज 60 मिनट्स। 38, ड्यूरिंग फिशन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एब्जॉर्ब 1 न्यूट्रॉन। अच्छा भाई, यूरेनियम के न्यूक्लियस ने 1 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या बन गया बेटा हमारे पास? ये बन गया हमारे पास यूरेनियम 236। प्रोटॉन नंबर की बात नहीं कर रहा तो मैं लिख भी नहीं रहा। प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है बेटा?
एंड 3 न्यूट्रॉन। तो एक डॉटर न्यूक्लियस है हमारे पास, कौन? क्रिप्टॉन, जिसका न्यूक्लियॉन नंबर है 92। दूसरा डॉटर न्यूक्लियस है हमारे पास, आई डोंट नो, कुछ बताया नहीं एग्जामिनर ने, ठीक है, अदर डॉटर न्यूक्लियस नहीं पता हमें। और हमारे पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन भी निकल रहा है। तो बेटा हमने क्या सीखा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन नंबर है न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है। भाई दिए मैंने कितने थे, 236, और ये सब मिलकर कितना आ रहा है मेरे पास? तो ये आ रहा है 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन 95। तो अब हम पता है क्या करेंगे, 236 में से 95 माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। सो 236 माइनस 95, वी आर गेटिंग 141, यानी ये जो हमारे पास है इसका न्यूक्लियॉन नंबर एक्स का 141 है। तो बोल रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स डज अदर डॉटर न्यूक्लियस कंटेन्स, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 141, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 38 कंप्लीट कर लिया। Orbital speed of the planet around Sun is v, and orbital period is t. Jupiter is further from the Sun than Earth. Which planet has the greater value of v? जो Sun के ज़्यादा करीब है, closer to Sun, v की वैल्यू ज़्यादा। कौन है closer to Sun? Earth, ठीक है। And which planet has greater value of t? तो जो Sun से दूर होगा उसका पीरियड ज्यादा होगा। तो कौन सन से दूर है बेटा? जुपिटर, अर्थ के मुकाबले में। आंसर है हमारे पास बी। द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके बाद विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेपर एंड देन हम Q&A करेंगे। व्हाट इज अर्थ्स पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स टू द सन? तो पहले सन है, देन मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है, यानी अर्थ हमारे पास थर्ड प्लैनेट है, ठीक है बेटा। तो थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये वाला पेपर हमने शुरू किया था। कितने बजे बेटा? वी स्टार्टेड दिस पेपर एट 8:05। वी स्टार्टेड दिस पेपर एट 8:05 एंड एंडेड एट 8:51। इसका मतलब ये पेपर हम लोगों ने 46 मिनट्स में कंप्लीट किया है। यू गाइस स्टिल हैव 14 मिनट्स, ठीक है बेटा। तो आप 46 मिनट में ये पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड टाइम टू कंप्लीट द पेपर।